हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आपको मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी का ये एकमात्र मॉक टेस्ट का ही मैं एनालिसिस करवा रहा हूं। एकमात्र क्यों कह रहे हो सर? नेक्स्ट वाले का नहीं कराओगे क्या? नेक्स्ट वाले का भी करा दूंगा, तो फिर ये दो मात्र हो जाएगा, क्योंकि उससे आगे तो आपको पता ही है कि एग्जाम हो जाएगा। आज 25 है, अगला संडे 2 तारीख का पढ़ने वाला है, 31 मई, हाँ 6 की, तो 1 तारीख का पढ़ने वाला है। उसके बाद 5 जून से 1 जून को संडे पड़ेगा, तो उसमें मैं एनालिसिस लेके आ जाऊंगा। 5 जून से आपका एग्जाम शुरू है, जो 24 जून तक चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है कि आपका जो 10+2 वाला है वो शुरू हो जाएगा। अब मतलब अंडर ग्रेजुएट वाला, अब ये आप ग्रेजुएट वाले की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ग्रेजुएट वाला, अब आपको बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं कि सर इसमें कितना जो है हमें स्कोर करना काफ़ी रहेगा, कितना हम स्कोर टारगेट करके चलें, या आज का जो मॉक टेस्ट है क्या हमें डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा है, क्या मेरे इस मॉक टेस्ट में आज के में स्कोर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, और कैसे आप अपना इस मॉक टेस्ट में अभी स्कोर लास्ट टाइम में बढ़ा सकते हो। तो मेरे भाई आज जो भी आप इस वीडियो से सीखो उसको अप्लाई जरूर करना। और ये मॉक टेस्ट कौन सा है जिसका मैं एनालिसिस करा रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वही मॉक टेस्ट है जो आपको हर संडे रोजगार विद अंकित ऐप पर सुबह 6 बजे से मिल जाता है। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के और बहुत सारे एक अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट करने हैं तो आप इन मॉक टेस्ट को जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विद अंकित ऐप पर प्रोवाइड किए हुए हैं। रोजगार विद अंकित ऐप लॉगिन करते ही आपको फ्री वीकली टेस्ट का फोल्डर मिलेगा, उसमें आप एनटीपीसी के टेस्ट ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। और बच्चों, एक खास बात इन टेस्ट की है कि जो इस टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे, जो आज भी आए होंगे, इससे वहां ज्यादा ही आने हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूं। इससे ज्यादा क्यों आने हैं? अगर आप पिछली बार का देख करके ये डिमोरलाइज हो रहे हो कि सर पिछली बार तो कट ऑफ सीबीटी 1 की काफी हाई गई थी, तो क्या अब अगर उतनी हाई जाएगी तो फिर हम तो अभी बहुत पीछे हैं और एग्जाम अब हमारे सर पे है। तो सर पे है तो भाई वो सबके पर है। आपको लगता है कि आपको बहुत कम टाइम मिला है, 25 दिन दिए हैं, आपको 30 दिन दिए हैं रेलवे ने, तब एग्जाम का बताया। तो रेलवे ने भैया फॉर्म आपसे बहुत पहले भरवा लिए थे, तैयारी आपने नहीं की। पर अगर आपको 25 दिन पहले ही पता चला है एग्जाम का, तो सबको ही उतने दिन पहले पता चला है। कंपटीशन में सबसे अच्छी बात यह होती है कि भैया अगर वो है तो सबके लिए है, जल्दी है एग्जाम तो सबके लिए है, लेट है एग्जाम तो सबके लिए है। तो कंपटीशन में इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई परसेंटेज गेन करके आपको दिखानी है, एक बंदा दूसरे की सीट को काटता है बस। ठीक है, तो वो सीट छीननी पड़ती है, इसलिए इसका नाम कंपटीशन है। तो हम आज आरआरबी एनटीपीसी के पहले मॉक एनालिसिस पर चल रहे हैं। तो आप देखिए, हालांकि इसके अटेम्प्ट्स और मैं टेस्ट के मुकाबले देखूं तो काफी कम है, या तो मैं ये मान सकता हूं कि अभी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं बच्चा नहीं दे रहा है, या बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता है कि रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जो आप ऑनलाइन वहां करोगे। वो मॉक टेस्ट यहां अवेलेबल हैं, वो भी तो आपका टेस्ट ऑनलाइन ही होना है ना बच्चों। अभी मैं आपको इसमें स्कोर अगर दिखाऊं तो बच्चों के स्कोर कैसे चल रहे हैं आप देखिए कि जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं एनटीपीसी के इस मॉक में, वही 83 के स्कोर को क्रॉस कर पा रहे हैं। अगर मैं अकॉर्डिंगली ये कहूं कि भैया फिर तो जैसी पिछली बार कट ऑफ गई थी 80+ कई जगह की यूआर कैटेगरी की, कई सारे जोन की अगर वो गई थी, तो फिर तो यही वाले सेफ हैं, यानी 17,000 में से सिर्फ 100 ही बच्चे सेफ हुए। पर ऐसा नहीं है, और क्योंकि बहुत सारे एनटीपीसी में एग्जाम हुए थे, बहुत सारे, इतनी ज्यादा शिफ्ट होती हैं रेलवे में। तो जब उन शिफ्टों को देखिए, नॉर्मलाइजेशन का असर सबसे ज्यादा कब पड़ता है? सबसे ज्यादा पड़ने के चांस सिर्फ तब रहते हैं जब बहुत ज्यादा एग्जाम्स कराए गए हों। और अब एनटीपीसी में अगर बहुत ज्यादा शिफ्ट हैं तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा भी था, 30-30 नंबर भी 100 नंबर के टेस्ट में बड़े थे बच्चों के।
अब सोचिए कि अगर 82 भी 85 भी कोई कट ऑफ किसी जोन की गई होगी तो भाई उस बच्चे के हो सकता है 65 ही मार्क्स आए हों, हो सकता है 55 भी मार्क्स आए हों, तब वो 30 बढ़ के 85 की कट ऑफ में आ गया हो। तो 55 या 65 करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है 100 नंबर के पेपर में। अब आप ये देखो कि सर पिछली बार की कट ऑफ डरावनी है और आप इससे कंपैरिजन करने लग जाओ तो बेटा ये नॉर्मलाइजेशन के अंक नहीं है, ये क्या है, आपके डायरेक्ट अंक हैं और वो नॉर्मलाइज्ड अंक हैं। हाँ मैं मानता हूं कि सर किसी को तो नहीं भी मिलता नॉर्मलाइजेशन, तो मेरे भाई वो उनको नहीं मिलता जिनका पेपर आसान होता है। अगर मैं आसान यहां भी रख दूं तो हो सकता है आप इसमें भी 90 100 वाले बच्चे 90 पे पहुंच जाएं, ये 78 वाले 85 पे पहुंच जाएं, या मैं और आसान रख दूं जिसको 30 नंबर मतलब जो सबसे आसान हो उन 50 शिफ्ट होंगी, 55 शिफ्ट होंगी, 60 शिफ्ट होंगी, उन सब में सबसे आसान अगर होगा तो निश्चित तौर पर फिर तो भाई फिर तो हो सकता है 90 नंबर भी आपके कम पड़े, है ना। फिर तो 90 कम तो नहीं पड़ेंगे पर वो सबसे आसान शिफ्ट 85 करना उसमें बहुत आसान रहा होगा। सोचिए ना एक शिफ्ट के 55 दूसरी शिफ्ट के 85 के बराबर हैं, तो इतना फर्क होता है पेपर में। इस नॉर्मलाइजेशन का अंतर ऐसे समझ सकते हो कि एक शिफ्ट में 85 आराम से हो सकते हैं और एक शिफ्ट में 55 करना मुश्किल काम है, तब जाकर के वो 85 बनते हैं। ठीक है, चलो तो अब बात आपको समझ में आ गई है नॉर्मलाइजेशन की। तो मैं अब आपको बता देता हूं कि जो आज के पेपर में 17,000 स्टूडेंट्स, मैं इनको अच्छे स्टूडेंट्स इसलिए मान रहा हूं क्योंकि जो मैं जितना भी नीचे जा रहा हूं कि भैया 17,000 में से अगर 5,000 बच्चा 65 से ज्यादा स्कोर कर रहा हो तो वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। 65 से ज्यादा हो सकता है भाई ये हार्ड शिफ्ट में रहा हो, पिछली बार के हिसाब से देखूं और इनको 20 नंबर मिल जाए तो 85 ही बन गए ना, तो 5,000 बच्चा सिलेक्शन का हकदार हो गया, टीयर 1 पास करने का हकदार हो गया। आपको इतना मालूम है कि आपकी इसमें वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल में 8,000 प्लस है और 8,000 प्लस है तो सीबीटी 1 में जो पास किए जाएंगे बच्चे वो 1,20,000 प्लस पास होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर 1,20,000 पास होंगे तो आपको जो आना है पहला लक्ष्य आपका वो 8,000 वैकेंसी नहीं है, पहला लक्ष्य है कि मैं 1,20,000 में अपनी जगह बना पाऊं। फिर आप अपना सीबीटी 2 देते हैं तो आपको इतना पता है कि सीबीटी 1 में जो आया है सब्जेक्ट तो सीबीटी 2 में भी वही आएंगे, लेकिन सीबीटी 2 का पेपर बेटा हिला देने वाला होता है, दिमाग को हिला करके रख देता है। मैथ रीजनिंग तो चाहे बहुत ज्यादा हार्ड तब भी ना हो, लेकिन पिछली बार जीएस ने रुला दिया था बच्चों को। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल पे जाकर के प्रिपरेशन पे ध्यान देना होगा क्योंकि वो भीड़ से अलग हुआ बच्चा है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो 1,000 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 75 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, जो मैं अच्छा स्कोर मानता हूं इसकी इतने स्टूडेंट्स को। आज के टेस्ट में 2,000 बच्चे ऐसे हैं जो 71 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और 5,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 65 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। 17,000 में से 5,000। अब आप ऐसे मत जोड़ने लगना कि 5,000 2 7,000 8,000 8,500 8600 बच्चा हो गया सर 17,000 में से जो 65 प्लस। नहीं, ये 65 प्लस में ये सारे आ गए हैं भैया। जिसके 71 प्लस है तो वो तो 65 प्लस भी होगा ना, तो ये 2,000 इन 5 में काउंट है ऑलरेडी। ठीक है, तो 17 में से ओवरऑल 5,000 बच्चे ऐसे हैं जो 65 प्लस हैं। तो ये मैं इसको ठीक ठाक मानता हूं इस एवरेज को। पर अगर मैं अब ये देखूं कि जो अच्छे बच्चे हैं वो किस सब्जेक्ट को आज अच्छा करके आए हैं, कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने आज अच्छा किया है, तो इससे आपकी अपनी कमजोरी पता लगेगी कि मैं यहां वीक चल रहा हूं। क्योंकि कोई हो सकता है बच्चा 30 में से रीजनिंग तो अच्छी कर रहा है, 27-28 की मैथ्स भी अच्छा कर दे रहा है, तो फिर वो देखता है क्या मैं जीएस में बिलो एवरेज तो नहीं हूं। तो वो बात आपको यहां से पता चलती है इस पेपर, इस चीज से, इस एनालिसिस से। तो आप देखेंगे कि हाँ टॉप जो 500 बच्चे हैं, टॉप 500 को अगर मैं देखूं तो टॉप 500 का स्कोर 78 प्लस आया है। 78 या 78 से ज्यादा स्कोर है। तो मैं 78 या 78 से ज्यादा वालों की कहानी बता रहा हूं कि वो हर सब्जेक्ट वाइज कैसा कर रहे हैं। अगर आप 78-80 नंबर लाना चाहते हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना कितना करना चाहिए था वो बता रहा हूं।
78-80 तभी आ सकते हैं, और मैथ्स में 25-26 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर आपको 80 प्लस करना है तो इस नंबर को छूना ही होगा। इवन मैं तो कहूंगा कि इसमें 27-28 करिए रीजनिंग, और ये एवरेज है इन 500 का, ऊपर के 500 का। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इतना ही किया है, किसी ने 30 भी किया होगा, पर किसी ने 22 भी किया होगा, पर उनका ओवरऑल स्कोर 78 प्लस बन रहा है, इसलिए हमने उन सबका एवरेज देखा है पर सब्जेक्ट। ठीक है, और 25-26 लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि 25 पॉइंट कुछ आ रहा होगा एवरेज। रीजनिंग 28-29, 30 में से 28-29, यानी रीजनिंग तो आज की बहुत आसान रही है। अगर आप रीजनिंग में कम चल रहे हो, 25-26 चल रहे हो, तो वो वाकई में कम है। रीजनिंग में तो हर किसी बच्चे का मैं एवरेज ये मानता हूं कि सेम होना चाहिए। हर बच्चे को 28-29-30 यही स्कोर करना चाहिए, और ये एवरेज भी बता रहा है कि हां इतना होना चाहिए रीजनिंग में। और जीएस की बात करूं तो हां ये काफी डाउन जा रही है, 78-80 बच्चे के नंबर आ रहे हैं, और जीएस वो 40 में से, क्योंकि ये 40 का पोर्शन है, वो मात्र 25-26 कर पा रहा है। तो अगर वो जीएस को भी, जैसे पिछली बार अगर मैं देखूं तो कुछ पेपर्स में 30, 32, 35 तक भी बच्चे पिछली बार एनटीपीसी में करके आ रहे थे, तो हो सकता है आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे पहुंचे। पर पेपर 2 ने सब पूरी कायाकल्प कर दी थी, वो 30-25 भी नहीं छूने दिया था किसी को। कितने में से? 50 में से 30 करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, 25 कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सीबीटी 2 में इस लेवल की जीएस पूछी गई थी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 30, 32 और 35 प्रीलिम्स में ये स्कोर आ रहे थे बच्चों के। ठीक है, 40 में से इतना जीएस कर आते हैं क्या बच्चे? तो फिर यहां क्यों नहीं हो रही? हो सकता है यहां हम टेस्ट पेपर में थोड़ी सी टफ बना रहे हो। सर ऐसा ही बना दीजिए जैसी वो है। बेटा अगर हम कोशिश भी करें नहीं कि इसको ऐसे ही बना देते हैं, तो या तो वो बहुत आसान बन जाएगी, या वो फिर बहुत हार्ड बन पाती है, वो बिल्कुल ऐसे लेवल पे नहीं जा पाती जीएस। ठीक है, तो उससे नहीं परेशान होना है। अगर हम टफ की तैयारी करते हैं तो हमारा इजी, यानी हम फिर एक सिक्योर जोन में ऑलवेज होते ही हैं। क्योंकि अगर हम ये 35-35 स्कोर करके अपने आप को एक सेफ जोन में कर लेंगे, तो फिर हम अपने आप के सुधार बहुत कम कर पाएंगे। इसलिए आपको ऐसे थोड़ा जूझना चाहिए, ये मैं आपको मॉक टेस्ट में हमेशा सलाह देता हूं। ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स जो टॉप 1000 में, टॉप 1000 का मतलब जो 75 प्लस स्कोर कर रहे हैं, वो हर सब्जेक्ट वाइज कैसा कर रहे हैं। अगर आप 75 के आसपास वाले हो, 74 वाले हो, 76 वाले हो, 75 वाले हो, तो आपके सब्जेक्ट में मैच करो कि 24-25 ये एवरेज हो रहा है। अगर आप 21 में 20-21 हैं, तो आप वास्तव में मैथ आपका कमजोर चल रहा है, क्योंकि आपके जैसे स्कोर करने वाले बच्चे मैथ्स का एवरेज आपसे ज्यादा बना रहे हैं, तभी वो एवरेज इतना अप है। आप एवरेज भी नहीं हो फिर मैथ्स में। ठीक है, तो रीजनिंग में ये लोग भी 27-28 तक कर दे रहे हैं, और 24-25 जीएस में कर दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप टॉप 2000 की देखो, 2000 का मतलब है जिनका स्कोर 71 प्लस है, तो वो जो है क्या क्या सब्जेक्ट वाइज स्कोर कर रहे हैं। मैथ्स में वो लोग भी 23-24 को छू रहे हैं, पर देखो आराम से 26 तक भी छुआ जा सकता था। अगर आप 26 छू जाते तो आप वास्तव में 78-80 स्कोर करने वाले होते। तो मैथ्स में थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा सा पुल करिए, है ना, थोड़ा पुश करिए, सॉरी, और 26-27 को 28-29 तक ले जाने का प्रयास करिए, और 22-23 को 26-27, 25-26 तक जीएस में प्रयास करिए। अगर ऐसा पेपर जैसा आज का आ जाए तो आप 80 क्रॉस करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो तो मेरे भाई आज के टॉप 10 स्कोरर मैं आपको दिखा देता हूं कि एक तो देख लीजिए बच्चों, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देख, अगर आपसे मैं बोलूं कि स्कोर कैसे बढ़ाएं मॉक टेस्ट में, तो मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो आपके लिए हो सकता है 1.5 घंटे का हो, पर मैं ये कहता हूं कि 1.5 घंटा इस बात पर भी लगाओ कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या मैं इसको आगे भी ऐसे ही गलत करूंगा, और ये भी देखो कितने क्वेश्चंस आपने आते हुए गलत किए हैं।
अगर वो आते हुए गलत हो रहे हैं तो उन पे इतना काम करो कि आता हुआ क्वेश्चन ही गलत ना हो। सबसे पहला ये सुधार कर जाओ, आपके नंबर 4-6 ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अगर आप ये कोशिश करो, देखो ना आज मॉक एनालिसिस देखो, जैसे एनालिसिस के आंसर्स आपके खुल गए होंगे या खुल जाएंगे तो आप ये देखो कि मेरी कहां कहां गलतियां, क्योंकि वहां पे आपको सॉल्यूशंस भी दिए हैं, कहां गलती है तो आप पाओगे अरे यार ये तो मैंने बिल्कुल सही सोच के लगाया था, फिर ये क्यों गलत हो गया। तो आप पाओगे कि ये तो बड़ी सिली मिस्टेक कर दी। फिर आपको वो सिली मिस्टेक एग्जाम टाइम पे ध्यान रहती है कि हां मैं ऐसी भी गलती कर जाता हूं जिसको आप गलती ही नहीं मान रहे थे अब तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है बच्चों। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जहां हो ना, तो वहां इन चीजों से बहुत बचना पड़ेगा, वरना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ले डूबलती है बच्चों, है ना। तो आज के मैं टॉप 10 बोलूं तो शुभम पांडे 93.69 हाईएस्ट आज के अंक हैं इस पेपर में, कपिल साहू 90.01 है, बाबू 89.39 है, सुनील कुशवाहा 87.7, सुमन तालुकदार 87.7, विवेक सिंह 86.72, राजू 86.7, अनिकेत गुप्ता 86.7, पंकज कुमार 86.01, प्राची 85.36। ये आज के टॉप 10 स्कोरर्स हैं जिन्होंने 17,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है उनमें से। ठीक है, तो जो बहुत अच्छी बात है, इन सबको बधाई। मैं तो मानता हूं कि आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा, और मैं इनको ही नहीं मानता, मैं अभी अपने जो ऊपर के 5,000 बच्चे आ रहे हैं 17,000 में से, मैं उनको भी मानता हूं कि वो भी क्लियर करेंगे, कि जिनका स्कोर अभी 65 तक आ रहा है वो आराम से क्लियर करेगा। और बाकी कोशिश करो कि मैं अपने आप को स्कोर को 75+ पहुंचा दूं। अगर आप पहुंचा दोगे तो आप एक सेफ जोन में हो जाते हो, 1,20,000 में आपकी गिनती हो जाती है। ठीक है, अब आप कहो कि सर इसकी कट ऑफ क्या है, तो बेटा कट ऑफ इसलिए नहीं लग पाएगी क्योंकि वो जोन वाइज जाती है, और चूंकि जो जोन वाइज जाती है तो हर जोन की कोई कट ऑफ थोड़ी ना आंक पाएगा। पर मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप किसी भी जोन में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, और अगर आपके अभी आप अपने स्कोर को इन मॉक टेस्ट में, आज के जैसे मॉक टेस्ट में अगर आप 75 के आसपास अपना स्कोर कर पाते हैं तो ये बहुत शानदार उपलब्धि होगी। आप अपना टारगेट ये तो बनाइए ही कि मैं 75+ करके आऊंगा। आप कहो कि कट ऑफ तो सर 84 पे जाती है, 83 पे जाती है, 85 पे जाती है, तो मेरे भाई यही आपको 84, 85, 87 पे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आराम से पहुंचा देंगे। ठीक है, तो पहला टारगेट ये करो कि 75 तो मैं जरूर क्रॉस करूं, और जिनके 75 इजीली आ रहे हैं वो कोशिश करें कि मैं 80 को भी क्रॉस करूं, और यही तैयारी आपकी CBT 2 में भी काम आने वाली है। ठीक है, चलिए भाई चलिए, तो ये आज का एनालिसिस था। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा अगर आपको इससे कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तो। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।